तो नॉन करंट एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा ओपनिंग डेट पे, उसकी नेट बुक वैल्यू विल बी द ओपनिंग बैलेंस। जो न्यू परचेज है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जाहिर है डेबिट साइड पे आती है। एंड इफ देयर इज एनी एसेट सोल्ड, तो जो एसेट सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू, उसकी नेट बुक वैल्यू वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह से एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन अब ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्यों आ रही है। क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंट समझते हैं तो हमने क्या कहा था कि उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनाते हैं। और ये जो नेट बुक वैल्यू बेस्ड नॉन करंट एसेट अकाउंट है, जहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू का डेबिट साइड पे, न्यू परचेज डेबिट साइड पे, और जो एसेट सेल होगा उसकी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नेट बुक वैल्यू। द सोल्ड एसेट्स नेट बुक वैल्यू विल बी ऑन क्रेडिट साइड। और एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन की नॉर्मली क्या एंट्री हमने सीखी हुई है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन करंट एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी नेट बुक वैल्यू। जैसे ओपनिंग बैलेंस नॉन करंट एसेट का नेट बुक वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस भी नेट बुक वैल्यू। तो दोबारा से देख लें, इससे पहले जो हमने नॉन करंट एसेट अकाउंट सीखा था दैट वाज नॉन करंट एसेट्स अकाउंट, दिस इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, मींस के ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है। न्यू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट डेबिट साइड पे आ गया, जो एसेट सेल हो रहा है वो क्रेडिट पे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे, एंड दीज आर ऑल बेसिकली कॉस्ट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये जो एसेट सेल हो रहा है उसकी भी कॉस्ट क्रेडिट साइड पे आ गई, और जो जाहिर है नया खरीदा है वो तो कॉस्ट पे ही आना होता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने सीखा था। अच्छा, इसको हमने एक और एस्पेक्ट से भी समझ लें, जो नॉन करंट एसेट अकाउंट है इसको एक और एस्पेक्ट से हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हमने जो फॉर्मेट समझना है उसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखें, ये जो हम लेजर अकाउंट की शक्ल में सीखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ठीक है डेबिट पे, न्यू परचेज जो डेबिट साइड पे आ रहा है, आप अगर देखें तो ओपनिंग बैलेंस पे न्यू परचेज की वैल्यू ऐड हो रही है एज दिस इज ऑन द सेम साइड, मतलब डेबिट साइड, और जो एसेट सेल हुआ वो क्रेडिट साइड पे चला जाता है, तो वो इस ओपनिंग में से लेस हो रहा होता है। तो यूँ कह लेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नॉन करंट एसेट प्लस न्यू परचेज माइनस जो एसेट सेल हो गया, और ये बच गया क्लोजिंग बैलेंस, एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट, नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट। फिर से समझ लें, ये बहुत सिंपल है कि नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस, उसमें जो न्यू परचेज है जब हम डेबिट साइड पे लिखते हैं तो इट मींस इसमें ये ऐड हो रहा है, और जो एसेट सेल हो गया उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इट मींस कि ये सब्ट्रैक्ट हो गया, लेस हो गया, और ये आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। आगे चलते हैं।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी नो वेरी वेल कि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसकी डबल एंट्री हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। और जो एसेट सेल हुआ उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये डेबिट साइड पे आ गई। ये जो डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इट मीन्स कि सोल्ड एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट। अब देखें इसी लेजर अकाउंट को हमने एक और एस्पेक्ट से समझना है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, उसमें क्या होगा, जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी करंट ईयर की वो ऐड हो जानी है क्योंकि दिस इज ऑन द सेम साइड मीन्स क्रेडिट साइड। और जो एसेट सेल हो रहा होता है उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो लेस हो जाती है क्योंकि ये एसेट सेल हो गया और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। इसको दोबारा समझें, ओपनिंग बैलेंस जो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन उस साल की वो भी क्रेडिट साइड पे आ रही होती है। तो ये ऐसे ही है कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन ऐड हो गई और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया मतलब सेल हो गया उसकी डेप्रिसिएशन लेस हो गई और ये आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो आपको एडलेस की टेक्निक बताई जा रही है इसको ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ी देर में हम एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसमें यही प्लस माइनस के साथ हम ये वैल्यूज मैनेज करेंगे। और ये जो प्लस माइनस होता है दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दीज लेजर अकाउंट्स। जो चीज लेजर अकाउंट्स में हम डेबिट क्रेडिट के साथ मैनेज करते हैं वही उस फॉर्मेट में प्लस माइनस के साथ हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट डिस्पोजल अकाउंट, इसका फॉर्मेट हम बहुत बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं लाइक ओ लेवल्स में कि जो एसेट सेल हुआ उसकी कॉस्ट डेबिट पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट वो क्रेडिट साइड पे आ गई और जितने का एसेट सेल हुआ वो क्रेडिट साइड पे आ गया सेल प्रोसीड्स। और अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट और टैक्स पेएबल अकाउंट सीखा था, ओपनिंग पेएबल क्रेडिट पे, क्लोजिंग पेएबल डेबिट पे। जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज हुआ वो क्रेडिट साइड पे। तो ये जो डेबिट साइड पे अमाउंट नजर आ रही है बैंक अकाउंट के साथ, ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर होगी एंड दिस इज दैट अमाउंट विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये एक्चुअल कैश आउटफ्लो है इन रिगार्ड ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस। अभी हमने एक लेजर अकाउंट सीखा थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे नेट बुक वैल्यू गिवन है नॉन करंट एसेट की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन नहीं है, तो फिर मैंने नेट बुक वैल्यू की बेस पे नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाना होता है। ओपनिंग बैलेंस दिस इज ऑन डेबिट साइड, जो न्यू नॉन करंट एसेट परचेज है वो डेबिट साइड पे, जो एसेट सेल हो गया उसकी नेट बुक वैल्यू क्रेडिट साइड में, सोल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू। और एनुअल डेप्रिसिएशन वो भी फिर इसी लेजर अकाउंट में नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि जब हम नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे होते हैं तो अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता। हम डेप्रिसिएशन को नॉन करंट एसेट अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड द क्लोजिंग बैलेंस of the non-current asset और उसकी net book value that will be on credit side. This is how we can prepare non-current asset account if we need it. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था इन द लास्ट डिस्कशन और 5 का हमने किया था बी पार्ट where we discussed how to prepare statement of cash flows. इसका जो सी पार्ट है, explain with reference to the statement of cash flows whether Ace Limited has a strong or a weak cash position. तो if you remember जो हमने statement of cash flows बनाई थी उसमें जो हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थे वो भी नेगेटिव वैल्यू थी, इट मीन्स कि ज़्यादा आउटफ्लो हुआ था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी ज़्यादा आउटफ्लो हुआ था, इट वाज अ नेगेटिव वैल्यू। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में इट वाज अ पॉजिटिव कैश फ्लो। ओवरऑल जो ओपनिंग बैलेंस कैश एट बैंक था, डिपॉजिट नज़र आ रहा था,
वो क्लोजिंग डेट पे ओवरड्राफ्ट में जा चुका था। तो हम यहाँ पे इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो कंपनी है उसकी कैश की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, देयर इज अ वीक पोजीशन, मींस कि ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लाइबिलिटी है, उसको पे बैक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनी में नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कैश पोजीशन। हो सकता है कि मजीद लोन लेने पड़ जाएं कंपनी को ताकि अपनी कैश पोजीशन को बेहतर कर सके। इसके डी पार्ट को देखें, प्रिपेयर a summarized schedule of non-current assets as it would appear as a note in the published accounts for the year ended 31st March 2016। तो नॉन करंट एसेट स्केड्यूल हमने बनाना है। यहाँ पे दो चीजें आपके लिए न्यू हैं, एक तो नॉन करंट एसेट स्केड्यूल और दूसरा नोट इन द पब्लिश्ड अकाउंट्स। नोट इन द पब्लिश्ड अकाउंट्स को नोट टू फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, और नोट टू फाइनल अकाउंट्स या नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब ये क्या चीजें हैं? नॉन करंट एसेट स्केड्यूल हम समझते हैं, पहले जरा नोट को समझ लें। नोट टू फाइनल अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं? जब हम कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे थे तो वहां पे आपको एक चीज एक्सप्लेन की गई थी, द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ कंपनी। एट दैट मोमेंट वी सेड देयर इज इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, statement of changes in equity, and then statement of cash flows, and the fifth one was note to final accounts या notes to financial statements। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है कि when we prepare the first 4 documents और कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हम लिखना चाहते हैं, जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डर्स और अदर यूजर्स, तो वो हम नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स में लिख देते हैं या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देते हैं। अब आप इसी को ले लें, नॉन करंट एसेट्स को ले लें। आपको पता है नॉन करंट एसेट्स कहाँ पे शो होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बिल्कुल स्टार्ट पे। लेकिन वहां पे तो जस्ट वैल्यूज हमारे सामने आ रही होती हैं कि हम बड़ी भी डिटेल से लिखें तो क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स की पहले कॉस्ट लिख लेंगे, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड द डिफरेंस इज नेट बुक वैल्यू। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेज पे हम इतनी डिटेल से नहीं लिख सकते कि व्हेन एट स्टार्ट ऑफ द ईयर व्हाट वाज नॉन करंट एसेट्स वैल्यू, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने एसेट्स बाय किए, कितने सेल किए, एंड एट द एंड जो वैल्यू हमें नजर आ रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो कैसे बने। हम वो ब्रेकअप वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है कि जस्ट आप मैक्सिमम क्या लिखें? कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। अब अगर हम डिटेल से लिखना चाहते हैं, एक डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं टू द शेयर होल्डर्स, टू द अदर यूजर्स, तो उसके लिए क्या करें? आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएं या नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स में जाएं और वहां पे नॉन करंट एसेट का एक टेबल बना दें जिसमें कि काफी डिटेल से आप लिख सकेंगे हर कैटेगरी के नॉन करंट एसेट का ब्रेकअप आप लिख सकेंगे कि व्हाट वाज इट्स ओपनिंग बैलेंस, उसमें न्यू परचेज को आप ऐड करवा दें, जो कोई एसेट सेल हो गया उसको लेस करवा दें, एंड क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, उसमें आप ऐड करवा दें जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हुई, और अगर कोई एसेट सेल हो गया उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करवा दें एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कैसे बनना है ये थोड़ी देर में हम बनाएंगे फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल गिवन है जिसके ऊपर हेडिंग है जी दिस इज नॉन करंट एसेट स्केड्यूल। तो दैट इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन नंबर 4। हम देखेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, इससे हमें काफी अंदाजा हो जाएगा कि हमने भी ऐसा ही एक टेबल प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन अ नोट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वन दिस इज द नोट, ये किस चीज का नोट है? दिस इज दिस टेबल इज एक्सप्लेनिंग द ब्रेकअप ऑफ नॉन करंट एसेट। इसको हम नॉन करंट एसेट स्केड्यूल भी कहते हैं। कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि इस टेबल के ऊपर नॉन करंट एसेट स्केड्यूल लिखा होगा, तो बहुत ध्यान से समझें। हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं इसका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट पे दिया गया, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो परचेजेस की वो आ गई, और यहाँ पे बिल्डिंग्स के
कैटेगरी में कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, सो हमने इसको खाली छोड़ दिया, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एंड दिस इज कॉस्ट, ये हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट है। फिर नीचे आ जाए, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप है, ये बिल्डिंग की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, और ये आ गया डिस्पोजल ऐसा कोई नहीं हुआ। अगर कोई बिल्डिंग सेल हुई होती तो उसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन थी वो हम यहाँ पे लेस कर देते। चार्ज फॉर द ईयर मतलब दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर दिस ईयर, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेट बुक वैल्यू बनी हुई है, ये 2012 की जो नेट बुक वैल्यू है ये बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये कैसे बनी, ओपनिंग बैलेंस की नेट बुक वैल्यू कैसे बनेगी, तो देखें ओपनिंग डेट की कॉस्ट और ओपनिंग डेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का डिफरेंस नेट बुक वैल्यू आ गया। इसी तरह से क्लोजिंग डेट की कॉस्ट और ये क्लोजिंग डेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग डेट की नेट बुक वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी डिटेल से इस टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है बिल्डिंग का ब्रेकअप। प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखें, इसी तरह से प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू परचेज माइनस डिस्पोजल, जो प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल हुआ उसकी कॉस्ट थी 20,000 और वो लेस हो गया, इस तरह से 158,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 62,000, और जो प्लांट सेल हुआ उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 12,000, वो लेस कर दी हमने, और प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर फॉर करंट ईयर फॉर दिस ईयर जो डेप्रिसिएशन हुई 28,000 वो ऐड हो गई, इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। आप अगर नोट करें तो थोड़ी देर पहले आपको जो लेजर अकाउंट्स सिखाए गए थे ये बिल्कुल वही चीज है कि जैसे नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस न्यू परचेज डेबिट साइड पे आता है तो हमने कहा था ये बेसिकली ऐड होगा, जो एसेट सेल हो गया वो क्रेडिट साइड पे आता है तो इट मींस ये लेस हो रहा है। तो वो जो हमने पहले लेजर अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के साथ सीखा था अब वो प्लस माइनस की शक्ल में आ रहा है। 100% वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये टेबल को बहुत अच्छे से देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में बना हुआ है। इसी तरह का टेबल हमने क्वेश्चन नंबर 5 में खुद बनाना है। तो जाहिर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें डाटा नजर आ रहा होगा, तो हमने इसी तरह से प्लस माइनस के साथ ये टेबल कंप्लीट करना है। मोटर व्हीकल्स के लिए आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन सो सिंपल। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे बना सकेंगे। इफ यू सी द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन हियर, यहाँ पे मुझे नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू गिवन है, ये ओपनिंग बैलेंस है 224,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 259,000, एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर नॉन करंट एसेट स्केड्यूल पार्ट डी। तो देखें ये मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो पता चल गया, लेकिन बेसिकली मैंने करना क्या है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है यहां से स्टार्ट करके क्लोजिंग बैलेंस पे हमने पहुंचना है, और दरमियान में जो भी प्लस माइनस हुआ, जो भी चेंजेस हुई वो मैंने एक्सप्लेन करने। फॉर दैट पर्पज आप आ जाएं नंबर 2 में। नंबर 2 क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक नॉन करंट एसेट सेल हुआ था, नॉन करंट एसेट सेल हुआ था, उसकी कॉस्ट थी 24,000 और डेप्रिसिएशन थी 19,000 एंड सोल्ड फॉर 8,000। इस पे हम बात कर चुके हैं कि इस पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ था, इट वाज प्रॉफिट ऑफ 3,000, ये एक अलग डिस्कशन है। इस वक्त मैं नॉन करंट एसेट जो स्केड्यूल बनना है उसके हवाले से बात करूंगा। वो क्या कि क्योंकि हमें नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू गिवन है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, तो जाहिर है हम नेट बुक वैल्यू को ही लेके चलेंगे, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हेडिंग नहीं बनाएंगे, ना ही उसका अकाउंट बनाएंगे। कैसे कि जो एसेट सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू पे आप पहुंचे, 24,000 में से 19,000 माइनस करें, 5,000 इज नेट बुक वैल्यू ऑफ द सोल्ड एसेट। फिर से समझें, नॉन करंट एसेट जो सेल हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू है 5,000। तो क्या होगा, जो एसेट सेल हुआ वो ओपनिंग बैलेंस जब हम लिखेंगे 224,000, तो जो एसेट सेल हुआ वो लेस हो जाएगा क्योंकि एसेट इज सोल्ड, उसने सब्ट्रैक्ट हो जाना है। उसके बाद है जी नंबर 3 में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। जो डेप्रिसिएशन हुई है एनुअल डेप्रिसिएशन, हमने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 4 में स्केड्यूल में देखा कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो लेस होती है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट था कि वहां पे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन करना था। तो
नॉन करंट एसेट का जो अकाउंट थोड़ी देर पहले आपको नेट बुक वैल्यू पे सिखाया गया, होपफुली आपको याद होगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रही थी, न्यू परचेज डेबिट साइड पे, जो एसेट सेल हो जाता है वो क्रेडिट साइड पे, और एनुअल डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड पे आ रही थी। दैट्स वाई जो यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन दी हुई है 12,000, इसने लेस हो जाना है इन द कॉलम ऑफ नॉन करंट एसेट्स कैजुअल। ओपनिंग बैलेंस में जो एसेट सोल्ड है वो भी लेस हो गया, एनुअल डेप्रिसिएशन भी लेस हो गई, और क्लोजिंग बैलेंस है 259,000। तो इन बिटवीन जो बैलेंसिंग फिगर होनी है, बैलेंसिंग फिगर वो बेसिकली न्यू परचेज होगा। तो इससे पहले हमने टी अकाउंट की शक्ल में तो निकाल चुके हैं, उसी को हमने अब प्लस माइनस की शक्ल में शो करवाना है। तो 5 मार्क्स के लिए एक छोटी सी वर्किंग है, इसके लिए जरा आए आप इसकी मार्किंग स्कीम पे। दैट इज तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट का अलग ब्रेकअप दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग। तो कैसे? ओपनिंग बैलेंस नॉन करंट एसेट का ये है जी 272,000, और जो न्यू परचेज एसेट है, जो एसेट हमने बाय किया वो ऐड हो गया 52,000, और जो एसेट सेल हुआ उसकी कॉस्ट ही 24,000। इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस बन गया नॉन करंट एसेट का कॉस्ट का 3,00,300,000। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका ओपनिंग बैलेंस 48,000 है। चार्ज फॉर द ईयर का मतलब क्या है? जो एनुअल डेप्रिसिएशन है 12,000 वो ऐड हो जाएगी, और जो एसेट सेल हो गया उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 19,000, उसने लेस हो जाने, और डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 41,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि जी हमें क्वेश्चन में नेट बुक वैल्यू गिवन थी, तो ये हम कॉस्ट पे कैसे पहुंच गए, हम लोग कॉस्ट पे कैसे पहुंच गए? तो बहुत ध्यान से देखें, हमने इसके जब हमने इसका बी पार्ट किया था, फिर वी वर्क फॉर नॉन करंट एसेट परचेज, और वो कोई 52,000 आया था नॉन करंट एसेट परचेज। तो साथ ही साथ जब हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो जब हमें एनुअल डेप्रिसिएशन दी गई 12,000, तो साथ ही आगे जो एक लाइन लिखी हुई है इसको बड़े ध्यान से समझें। 12,000 all non-current assets held at the end of the financial year are depreciated over 25 years using the straight line method। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमने अगर स्किप किया तो उसको आपने समझना है अब, कि अगर एनुअल डेप्रिसिएशन 12,000 है और यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स है, तो ये कैसे पॉसिबल है 12,000 डेप्रिसिएशन जो आई? तो इसके लिए एक फार्मूला आप समझें। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमें आता है कि जी वट एवर इज कॉस्ट, कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें लाइफ पे, इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे ऐसे स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, इट मीन्स के वट एवर इज कॉस्ट डिवाइड बाय दैट यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं कॉस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, तो वो कैसे बनेगी? कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट तो वो कैसे बनेगी? जो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, एनुअल डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे? यूजफुल लाइफ से। तो ये आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। इन दिस वे इस वक्त जो मुझे 12,000 एनुअल डेप्रिसिएशन दी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई करें 25 से, द एंड रिजल्ट विल बी 3 लाख।
300,000। तो ये जो 300,000 है, दिस इज बेसिकली क्लोजिंग डेट्स कॉस्ट। क्लोजिंग डेट्स कॉस्ट, अगर मुझे क्लोजिंग डेट की कॉस्ट का पता चल गया, क्लोजिंग डेट की कॉस्ट पता चल जाए, तो हम इसको लेके फिर आगे वर्किंग कर सकेंगे। कैसे? कि जो भी क्लोजिंग डेट की कॉस्ट है उसको अगर आप रिवर्स करें कि जो एसेट सेल हुआ उसकी कॉस्ट है 24,000, फॉर्मेट के अंदर जाहिर है इसने लेस होना है क्योंकि सेल हुए। जो न्यू परचेज हमने बी पार्ट में निकाला था उसको अगर आप फॉर्मेट के अंदर लिखें तो उसने ऐड होना है। तो रिवर्स जाते हुए हम लोग कॉस्ट के ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। अगर हम कॉस्ट को वर्कआउट कर सकते हैं तो अब देखें, अगर क्लोजिंग डेट की कॉस्ट है 3 लाख, क्लोजिंग डेट की नेट बुक वैल्यू क्या है 259,000, तो कॉस्ट का और नेट बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट क्लोजिंग डेट। क्योंकि हमें पता है कि नेट बुक वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मुझे यहां पे अब कॉस्ट का पता है, नेट बुक वैल्यू का पता है, सो वी कैन फाइंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस अगर मुझे मिल जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग भी मिल जाएगा और दरम्यान का ब्रेकअप हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनुअल डेप्रिसिएशन भी पता है और सोल्ड एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पता है। दोबारा से मार्किंग स्कीम में आए और देखें कि ये जो कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस हमने 3 लाख निकाला, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो एसेट सेल होता है उसने लेस होना होता है, जो परचेज होना होता है उसने ऐड होना होता है। तो आप अगर रिवर्स जाएं कि 3 लाख में 24,000 ऐड करें, 52,000 माइनस करें, यू विल गेट 272,000 ओपनिंग बैलेंस। इसी तरह से जब आप क्लोजिंग डेट की जो कॉस्ट है और क्वेश्चन में जो गिवन नेट बुक वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्लोजिंग डेट की हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी, और ओपनिंग डेट की जो कॉस्ट निकाली उसको ओपनिंग डेट की नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस लें तो ओपनिंग डेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पता चल गई। चार्ज फॉर द ईयर ऐड होना है और जो एसेट सेल हुआ उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस होनी है। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट कि यहाँ पे अलग अलग नॉन करंट एसेट्स का ब्रेकअप नहीं था, टोटल नॉन करंट एसेट्स की ये कॉस्ट का ब्रेकअप हो गया और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप हो गया। तो आप इस वर्किंग को दोबारा से करेंगे एट योर ओन एंड। अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो वो आपने पूछना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसा कि एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड अप्लाई द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स when preparing the published accounts, justify your answer. So being a limited company, they are bound to follow the international accounting standards. International accounting standards क्या होते हैं? These are the rules or guidelines to prepare financial statements by the accountants. By following these international accounting standards, there will be a uniform pattern, easy to understand, और user friendly हम financial statements बना सकेंगे. There will be less errors, it will be free from material errors and mistakes, etc. तो ये हमने इस तरह से पॉइंट्स लिखने हैं और डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है कि दे शुड अप्लाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप कि इसको आप खुद से अटेम्प्ट कर सकेंगे। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और करें, उसके बाद आपको इसकी असाइनमेंट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 तो हर हाल में आप कंप्लीट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आए वो डिस्कस करें, और नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन मजीद करेंगे। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, और उससे पहले इसकी असाइनमेंट, इससे पहले जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी हैं प्रीवियस 2 टॉपिक्स की, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं करवाई वो लाजमी अपनी असाइनमेंट जल्द से जल्द मुझे मेल करें, जो आपको मेल आईडी शेयर किया गया। अल्लाह हाफिज़।